हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे कैपिटलाइजेशन का बचा हुआ पार्ट। जो लास्ट वीडियो कैपिटलाइजेशन की थी उसमें हमने ओवर कैपिटलाइजेशन को डिस्कस करा था, कैपिटलाइजेशन बेसिक टर्म को डिस्कस करा था। तो ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे अंडर कैपिटलाइजेशन और उसके बाद थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले हमने ओवर कैपिटलाइजेशन जो है वो डिस्कस करा था, तो इस वीडियो में हम शुरू अंडर कैपिटलाइजेशन से करेंगे ताकि एक सिमेट्री बनी रहे। उसके बाद हम थ्योरीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है? द टर्म अंडर कैपिटलाइजेशन डज नॉट मीन डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स और कैपिटल। जैसे कि हमने जो लास्ट वीडियो डिस्कस किया था ओवर कैपिटलाइजेशन के बारे में, उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी, ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब ये नहीं है हमेशा कि आपके पास कैपिटल ज़्यादा ही होगी। ऐसा हो सकता है कि आपके पास कैपिटल की कमी हो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में। तो यहाँ पे अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब ये ना लगाया जाए कि फंड्स की कैपिटल की कमी होगी। इसका मतलब ये है कि कैपिटल जो अर्न कर रही है वो बहुत ज़्यादा है उस कैपिटल के अगर हम कंपेयर करें तो कैपिटल से, मतलब कैपिटल की उस कैपिटल के ऊपर जो अर्निंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है कैपिटल के कंपैरिजन में। जैसे कि हम कहें कोई जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है सिमिलर कंपनीज़ का वो 15% है मार्केट रेट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो कंपनी एक्स है वो 25% के हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न दे रही है। तो अब इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है जो नॉर्मल है वो उसी के अकॉर्डिंग 15% अर्न कर पा रही हैं और ये 25% कर रही है जिस स्पेसिफिक कंपनी एक्स या वाई की हम बात कर रहे हैं। तो फिर हम कहेंगे ऐसी सिचुएशन में कि ये अंडर कैपिटलाइज्ड है कंपनी। तो इस सिचुएशन को हम अंडर कैपिटलाइजेशन कहते हैं, जब जो अर्निंग कैपेसिटी है वो एबनॉर्मली हाई होती है, हाई प्रॉफिट्स जो हैं वो कैपिटल कमा रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन को अंडर कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। अंडर कैपिटलाइजेशन में जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू होती है वो बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे वर्ड शेयर्स आएगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे एस जो है वो ओमिट हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन को हम अंडर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन अपने आप में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि इसकी प्रॉब्लम होती है कि अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रही है कंपनी, उसको हम कहते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन। अब आपको लगेगा कि ऐसे सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है। अगर अंडर कैपिटलाइजेशन है तो हमें बहुत हाई जो है प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें भी कुछ एक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोजेज़ अंडर कैपिटलाइजेशन के, किन कारणों से अंडर कैपिटलाइजेशन होता है, वो रीजंस हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है अंडर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि प्रमोशन के टाइम पे प्रमोटर्स कई बार जो अर्निंग्स एक्सपेक्ट करते हैं, बिजनेस उससे ज़्यादा अर्निंग दे रहा होता है, रियल इनकम उससे ज़्यादा होती है, तो इस वजह से भी अंडर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम अराइज होती है। दूसरी सिचुएशन क्या है? यूज़ ऑफ हाई कैपिटलाइजेशन रेट। कई बार जो कैपिटलाइजेशन रेट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अपनी जो इनकम है उसको करेक्टली एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका जो कैपिटलाइज्ड रेट है वो भी उसके अकॉर्डिंग फिर ज़्यादा होता है। तो ऐसी सिचुएशन भी कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम उससे अराइज होती है। यहाँ पे एग्जांपल हम एक कोट कर सकते हैं कि जैसे एस्टिमेटेड जो इनकम है किसी कंपनी की, मान लीजिए वो 15,000 है और कैपिटलाइज्ड रेट उसका 15% है, तो करंट रेट के हिसाब से, जबकि जो करंट रेट है वो 10% है, तो कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसकी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगी वो 1 लाख रुपीज़ होगी और 15% के हिसाब से वो 1,50,000 बन गई। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कंपनी 50,000 अंडर कैपिटलाइज्ड है। तो इसी तरह से फिर थर्ड पॉइंट है प्रमोशन ऑफ कंपनी ड्यूरिंग डिफ्लेशन। अगर ऐसा हुआ है कि कंपनी जब इस्टेब्लिश हुई उस वक्त डिफ्लेशन की सिचुएशन थी, डिफ्लेशन की सिचुएशन से उस वक्त के जो रेट्स थे वो भी क्या थे? डिफ्लेटरी थे। जैसे हमने एसेट्स खरीदे थे तो डिफ्लेशन की सिचुएशन में वो हमें कम दामों में मिल गए थे और एकदम से फिर बाद में वो सिचुएशन कुछ एक टाइम के लिए थी, किन्हीं भी वजहों से। जैसे अब अगर हम बात करें कोरोना की सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कुछ एक चीज़ें जो हैं सस्ते दामों में मिल जाएं, वो डिफ्लेटरी सिचुएशन हो गया। इसके अकॉर्डिंग कुछ एक चीज़ें ऐसे भी हो सकता है महंगे दामों में मिल जाए। ये जो सिचुएशन है ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है, और इसके बाद से जब नॉर्मल होगा तो कुछ एक टाइम बाद एकदम से नॉर्मल जब सिचुएशन आएगी तो जो रेट्स होंगे चीज़ों के वो डिफरेंट होंगे। तो ये सिचुएशन कुछ एक चीज़ों के लिए डिफ्लेशन की भी हो सकती है और कुछ एक
सामान के लिए इन्फ्लेशन की भी हो सकती है। अगर इन्फ्लेटरी है तब खरीदते हैं तो वो ओवर कैपिटलाइजेशन को क्रिएट करता है। ये हमने ओवर कैपिटलाइजेशन वाली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर वो कम रेट वाली सिचुएशन है तो वो डिफ्लेशन और उसकी वजह से अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन अराइज होती है। ये जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं ये हमने जो ओवर कैपिटलाइजेशंस में पॉइंट डिस्कस करे थे कोजेस के, उनके बिल्कुल अपोजिट पॉइंट्स हैं। सभी के सभी पॉइंट वही हैं जो उसमें थे, बस सब कुछ अपोजिट है उससे। तो उसके बाद है अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। कई बार क्या होता है, जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के वो सही तरीके से आइडिया नहीं लगा पाते कि इस स्पेसिफिक कंपनी को कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो ये भी रीज़न हो सकता है अंडर कैपिटलाइजेशन का। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। कंजर्वेटिव या कंजर्वेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, इसका क्या मतलब है, कंपनीज जो है जो डिविडेंड है वो काफ़ी लोअर रेट पर डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स को हमेशा। इस वजह से उनके पास एक्सेसिव रिजर्व्स बने हुए हैं और डेवलपमेंट एक्टिविटी जो है ज़्यादा हो पा रही है, रिप्लेसमेंट रेनोवेशन ओल्ड एसेट्स की ज़्यादा हो पा रही है, जिससे कंपनी अपनी ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी दे रही है। ये रीज़न हो सकता है अंडर कैपिटलाइजेशन का। इसके अलावा हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एफिशिएंसी हो सकता है। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एफिशिएंसी का मतलब है कंपनी अपनी मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोडक्शंस फॉलो कर रही है, उससे उनको बहुत ज़्यादा हम कहें अर्निंग्स हो रही हैं, एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज हो गई है, जिससे अंडर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन लग रही है कि कंपनी के अर्निंग्स जो हैं वो एबनॉर्मली हाई हो गए हैं और अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो हैं वो काफ़ी लो हैं, प्रमोशनल एक्सपेंसेस मतलब जब कंपनी शुरू में बनती है उस वक्त एट द टाइम ऑफ प्रमोशन प्रमोटर्स ने रेम्यूनरेशन सर्विसेज के लिए काफ़ी कम चार्ज करा है, और बाकी जो रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज है, लॉयर की फ़ीस है, अगर वो सारी की सारी चीज़ें कम दामों में उनको मिल गई हैं तो भी कंपनी इस तरह से शो होगा सिचुएशन में कि अंडर कैपिटलाइज्ड है। तो ये सभी रीज़न थे स्टूडेंट्स जिनकी वजह से हमें ये महसूस होता है कि कंपनी जो है वो अंडर कैपिटलाइज्ड है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। अब देखिए हम इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि कंपनी के ऊपर इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, शेयर होल्डर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं और सोसाइटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं। इन तीनों के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हैं अंडर कैपिटलाइजेशन के वो अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है इंक्रीज़ इन कॉम्पिटिशन इफ़ेक्ट्स द प्रॉफिट मार्जिन। देखिए अगर आपकी कंपनी अंडर कैपिटलाइज्ड है तो ये शो होगा कि जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा अर्निंग दे रही है, जैसे मान लीजिए 25% दे रही है, 30% दे रही है। अगर इस तरह से लोगों को दिखाई दे रहा है तो उस इंडस्ट्री में उस तरह की कंपनियां और आ जाएंगी, बहुत सारी न्यू एंट्रीज़ होंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो नए नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाएंगे, उससे कंपटीशन बढ़ेगा और जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो फिर इफेक्ट होगा। अगर नए लोगों की एंट्री हो रही है तो वो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाएंगे ही, और वो कुछ ना कुछ कमाएंगे तो वो किसका शेयर छीनेंगे, उस कंपनी का जो ज़्यादा कमा रही थी उसको भी इफ़ेक्ट करेंगे। तो ये एक उस कंपनी को नुकसान हो सकता है, पर्टिकुलर कंपनी को, अगर ऐसे शो हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अर्निंग्स कमा रही है। दूसरी चीज़ है फिर हायर टैक्सेस। अगर ऐसा है कंपनी को कि वो अंडर कैपिटलाइज्ड लग रही है और उस हिसाब से उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा लग रही है तो उनको टैक्सेस जो है वो भी उस हिसाब से ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि टैक्स हमेशा अर्निंग के हिसाब से ही पे करने पड़ते हैं। तो जितनी आपकी अर्निंग होगी उस हिसाब से ही कंपनी को टैक्स पे करने पड़ेंगे और उसका जो ज़्यादा पोर्शन है वो टैक्सेस पे करने में चला जाएगा। तीसरी बात है फिर डिमांडेड ऑफ मोर वेजेस। ये कैसे है, अगर जो कंपनी के हम कहें कर्मचारी हैं उनको ऐसे लग रहा है कि कंपनी बहुत ज़्यादा कमा रही है, इसकी जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनको ये लगेगा कि उनके जो वेजेस हैं वो भी बढ़ने चाहिए, वो इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, उनकी वजह से ही कंपनी ज़्यादा कमा पा रही है तो वो ज़्यादा वेजेस की डिमांड करेंगे। तो ये कंपनी को इफ़ेक्ट कर सकता है। इससे अगर वो ज़्यादा वेजेस उनको देने पड़ रहे हैं तो वो प्रॉफिट्स में से ही जाएंगे, तो उससे उसकी अर्निंग फर्दर कम हो सकती है। फिर है क्रिटिसिज्म बाय कंज्यूमर्स। अब आपको ऐसे लगेगा कि कंज्यूमर क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को ऐसे लगेगा कि ये कंपनी जो इतना कमा रही है वो किस वजह से कमा रही है, कि वो उस प्रोडक्ट को
के लिए उनसे ज़्यादा पैसे वसूल रही है, इस वजह से ही उनको प्रॉफिट्स हुए हैं। क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट कहाँ से होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स वो बना रही है अपने कस्टमर्स को बेच रही है, उन कस्टमर्स उसके लिए उसके बदले में जो पैसे दे रहे हैं उसी से उसका प्रॉफिट आता है। तो उनको ऐसे लगेगा कि अगर एबनॉर्मली हाई प्रॉफिट्स हो रही हैं, इसका मतलब कंपनी एबनॉर्मली हाई जो प्राइसेस हैं प्रोडक्ट के वो उनसे चार्ज कर रही है। तो इसकी वजह से कंज्यूमर्स में केओस हो सकता है और उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्या है? पॉइंट कि गवर्नमेंट को ऐसे लग सकता है अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा कमा रही है तो हो सकता है यहाँ पे कोई गलत तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करी जा रही हैं, ये बात हो सकती है। या इसके अलावा कंपनी की उनके ऊपर नज़र रहेगी और वो उनके टैक्सेस पैटर्न को और सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी अच्छे से। फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स फ्यूचर एफपीओ प्रूव्स कॉस्टली। अब ये फ्यूचर एफपीओ का क्या मतलब है? एफपीओ का मतलब है, अगर आप आईपीओ एक वर्ड होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ऐसे ही एफपीओ होता है फॉरवर्ड पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है जब आप शुरू में अपना पैसे रेज करने के लिए कंपनी सबसे पहला पब्लिक के लिए ऑफरिंग लेके आई है, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। फिर अगर कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है और उनको फिर से पैसे की ज़रूरत है तो फिर वो फॉरवर्ड जो है पब्लिक ऑफरिंग लेके आती है, उसको एफपीओ बोला जाता है। तो वो यहाँ पे क्या है कि कॉस्टली कंपनी को, क्योंकि जो एफपीओ आया है उसमें अब जनरल पब्लिक नए शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब करेगी कंपनी से। तो वो किस एक्सपेक्टेशन के साथ करेगी कि अब उन्हें बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन जो है वो मिलेगा। तो ज़्यादा अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब उस कैपिटल की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। क्योंकि इक्विटी की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, जितनी एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स रखता है उसके ही हम कहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा ये सोच रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे तो इसका मतलब वो कंपनी को के ऊपर उसकी एक्सपेक्टेशन है ज़्यादा की है, तो कॉस्ट जो है डायरेक्टली हम कहेंगे ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है स्टूडेंट्स, ये इफ़ेक्ट ऑन द कंपनी था। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑन द शेयर होल्डर्स, कि शेयर होल्डर्स के ऊपर अंडर कैपिटलाइजेशन के क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, द शेयर होल्डर्स ऑफ अंडर कैपिटलाइज्ड फर्म गेट्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है, अच्छी बात है कि उनको हाई रेट ऑफ डिविडेंड्स मिल रहा है। फिर उसके लिए है, उसके बाद नेक्स्ट है द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर increases and shareholders get capital gain by selling these shares। ये स्टूडेंट यहाँ पे इंक्रीजेज है वर्ड, ये गलती से टाइप हुआ है, आप इसकी तरफ ध्यान न दीजिए। ये इंक्रीज आएगा यहाँ पे, द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीजेज एंड शेयर होल्डर्स गेट कैपिटल गेन बाय सेलिंग द शेयर्स। जो मार्केट वैल्यू है कंपनी के शेयर्स की वो बढ़ जाती है और शेयर होल्डर्स को कैपिटल गेन मिलता है अपने शेयर्स को बेचने से। तो ये भी फ़ायदे की बात है, उनके लिए अच्छा ही है। हाई गुडविल, अच्छी गुडविल होगी कंपनी की, और इस वजह से शेयर होल्डर्स अगर अपने शेयर्स को जो भी उनको मिले हैं उनको उनके पास जो भी शेयर्स हैं उनको एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दे के बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो वो आसानी से लोन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जबकि ओवर कैपिटलाइजेशन में हमने क्या प्रॉब्लम पढ़ी थी, यही इसका नेगेटिव पढ़ा था कि उनको लोन लेने में दिक्कत होगी। और दूसरी बात क्या पढ़ी थी, उनका कैपिटल गेन कम हो जाएगा, मार्केट वैल्यू कम हो रही है और उनको लो रेट ऑफ डिविडेंड मिलेंगे। इसके बिल्कुल उल्टे जो थे इफ़ेक्ट्स वो हमने पढ़े थे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया हुआ है कि सोसाइटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। सोसाइटी के ऊपर जो इफ़ेक्ट होंगे, देखिए सबसे पहला है हाई रेट ऑफ प्रॉफिट्स अगर हमें वहाँ पे दिख रहे हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उस इंडस्ट्री में ज़्यादा वहाँ पे अपना बिज़नेस लगाना चाहेंगे और उस वहाँ पे नए नए बिज़नेस लगेंगे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और उससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है सोसाइटी पे अगर देखा जाए तो। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस होगी, कस्टमर्स को नई मतलब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स फेयर प्राइस पे मिलेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पर, कंपटीशन बढ़ रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई हम कहेंगे कंपनीज़ आ रही हैं मार्केट में, तो वो अपने कॉम्पिटिटर से बेटर प्रोडक्ट उसी प्राइस पे या कम प्राइस में देने की कोशिश करेंगी। तो
कंज्यूमर्स अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स फेयर प्राइस पे उनको मिल पाएंगे। अगर नई नई वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रही है और नई नई कंपनीज लग रही हैं तो लोगों को काम मिलेगा, जहाँ और एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी। जैसे हमने जो ओवर कैपिटलाइजेशन डिस्कस किया था उसमें ये डिस्कस किया था कि उससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो होगी, क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, वो बंद हो रही हैं, तो कंपनीज़ बंद होगी, अगर लिक्विडेट होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी। और यहाँ पे इसका बिल्कुल उल्टा होगा कि अगर नई कंपनीज़ लग रही हैं तो लोगों को काम मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ेगी। अच्छा, जो ओवर कैपिटलाइजेशन था उसमें हमने ये पढ़ा था कि कंपनी कैपिटल फॉर्म करने की बजाय कैपिटल का लॉस हो रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन अगर है तो वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन होगी कंट्री में। अगर कंपनीज को फ़ायदा हो रहा है तो इट वुड क्रिएट कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री, और इससे जो मोबिलिटी है वो भी अच्छे तरीके से होगी फंड्स की। तो ये सोसाइटी पे इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स थे। फिर उसके बाद रेमेडीज़ हैं अंडर कैपिटलाइजेशन की। अंडर कैपिटलाइजेशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ये हो सकता है, सबसे पहले तो पॉइंट है इशू ऑफ बोनस शेयर से। बोनस शेयर जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम बजाय कि डिविडेंड देने के एक पार्ट उनको, या उस पूरे के पूरे डिविडेंड की जगह हम उनको और शेयर्स इशू कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कंपनी के कैपिटलाइजेशन पे देखा जाए तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा वो, लेकिन जो रिजर्व्स और सरप्लस हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो अंडर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है, और कैपिटलाइजेशन पे या टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का के ऊपर इस तरह से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। इससे सिर्फ जो अर्निंग कैपेसिटी है पर शेयर वो कम दिखाई देगी, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क, बहुत ज़्यादा क्या, वो उतनी की उतनी रहेगी। जो रिजर्व्स हैं वो कैपिटलाइज्ड हुए दिखाई देंगे, और उससे नंबर ऑफ शेयर सीधा बढ़ जाएगा, अर्निंग पर शेयर हमारी रिड्यूस हुई दिखाई देगी। तो इसके अलावा दूसरा तरीका क्या हो सकता है इशू ऑफ बोनस शेयर के अलावा अंडर कैपिटलाइजेशन के लिए, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स का, कि हमारे जो शेयर्स हैं उनको हम स्प्लिट करके भी अंडर कैपिटलाइजेशन की जो सिचुएशन है उसको करेक्ट किया जा सकता है। ये भी टोटल कैपिटलाइजेशन को इफ़ेक्ट नहीं करेगी, पर जो इंक्रीज़ नंबर ऑफ शेयर है वो क्या करेगा, अर्निंग पर शेयर को डिक्रीज़ करके दिखाएगा। तो इससे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होगा इन्वेस्टर्स पे, और अंडर कैपिटलाइजेशन जो है वो मार्केट प्राइस जो शेयर का वो डिक्रीज़ कर देगी, और उससे हमारी कैपिटल रीऑर्गेनाइज हो जाएगी, और ऐसे नहीं लगेगा कि ये अंडर कैपिटलाइज है। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं, एक कंपनी है, उस 20,000 शेयर्स हैं जो 10 रुपीज़ ईच के हैं। तो जो टोटल इनकम है कंपनी की वो मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है। अगर मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि 50% पार वैल्यू जो है शेयर्स की वो इंक्रीज़ की जाए, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो 40,000 हो जाएंगे। अब क्योंकि पहले 20,000 थे नंबर ऑफ़ शेयर, वो 40,000 हो जाएंगे। तो अब जो यहाँ पे अर्निंग 1 लाख रुपीज़ थी, वो जो 5 रुपीज़ पर शेयर दिखाई दे रही थी, अब वो 1 लाख रुपीज़ 40,000 शेयर्स के ऊपर है, तो वो अब 2.5 रुपीज़ पर शेयर दिखाई देगी। तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको किसी भी तरह का कोई लॉस भी नहीं होगा, और जो अर्निंग पर शेयर है वो भी कम दिखाई देगी। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, जो आपके 20,000 शेयर्स थे उनको सिर्फ स्प्लिट कर दिया है, एक शेयर को 2 में डिवाइड कर दिया है। उससे आपके टोटल कैपिटलाइजेशन पे और जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके प्रॉफिट पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। सिर्फ क्या, उनके पास जो एक शेयर था अब उनके पास उस कंपनी के 2 शेयर हो गए हैं, उस एक ही शेयर को उन्होंने 2 में डिवाइड कर दिया है। मान लो किसी के पास कंपनी के 10 शेयर थे तो उसके पास कंपनी के 20 शेयर हो गए हैं। लेकिन अब जब अर्निंग पर शेयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, जो भी हमें प्रॉफिट्स हुए हैं उस टोटल प्रॉफिट को हम टोटल नंबर ऑफ जो हमारे शेयर हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम इसी केस में डिस्कस कर रहे थे कि हमें 1 लाख रुपीज़ जो है वो फ़ायदा हुआ है, हमारे पास 20,000 टोटल शेयर हैं कंपनी के, तो हमें कितना फ़ायदा दिख रहा है, 5 रुपये पर शेयर दिख रहा है। इन्हीं 20,000 को अगर हम स्प्लिट करके 40,000 में कर देते हैं तो फिर हमें कितना दिखेगा, 2.5। तो ये साइकोलॉजिकली ऐसे लगेगा कि कम हो गया है। उस वजह से अगर मार्केट वैल्यू कोई एबनॉर्मली हाई चली गई है तो वो भी ठीक हो जाएगी और कंपनी अंडर कैपिटलाइज नहीं दिखाई देगी।
इसके अलावा क्या सिचुएशन हो सकती है, इशू ऑफ फ्रेश शेयर की सिचुएशन हो सकती है। अब इशू ऑफ फ्रेश शेयर में क्या होता है, हम नए जो शेयर्स हैं वो इशू करते हैं। ये रेट ऑफ डिविडेंड, उस नए शेयर इशू करने से रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो कम हम कह सकते हैं दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10,000 शेयर थे, हम 2,000 शेयर्स और नए इशू कर देते हैं, तो जो डिविडेंड हम पे कर रहे थे, अब जो 10,000 लोगों को करना था वो 12,000 शेयर्स पे हमें करना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा और उससे जो है थोड़ा सा जो अंडर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम है वो करेक्ट हो सकती है। तो ये 3 सिचुएशंस थी जिनकी हेल्प से हम अंडर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक कंसेप्ट है वाटर्ड कैपिटल। ये इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है। ये आपके पेपर में जो 2 नंबर के या 5 नंबर के छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वाटर कैपिटल जो है कंपनी की, या वाटर्ड कैपिटल कंपनी की किसे कहा जाता है। कई बार ये जो वाटर्ड कैपिटल ओवर कैपिटलाइजेशन जो है ये एक समझी जाती है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जब when the amount of share capital of a company is not represented by the same value of assets rather than value is only shown in books, it is called watered capital। मतलब कि जो शेयर कैपिटल है कंपनी की, वो जो एसेट्स की वैल्यू है वो उसके बराबर नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा दिखाई दे रही है। जैसे कि मान लीजिए एसेट्स की वैल्यू तो, कंपनी के एसेट्स की वैल्यू तो 1,00,000 रुपीज़ हैं और जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 80,000 है। मतलब जब आप उनको बेचने की कोशिश करें उन सभी एसेट्स को, तो 80,000 रुपये ही निकल रहे हैं और आपकी जो आपने एक्वायर करी है उसी वक्त वो 1,00,000 रुपीज़ में करी है। तो फिर ये जो 20,000 रुपीज़ है ये क्या होंगे, ये वाटर्ड कैपिटल होगी। अब देखिए कई बार इस सिचुएशन को ओवर कैपिटलाइजेशन के साथ मतलब ये करके देखा जाता है कि ये तो ओवर कैपिटलाइजेशन की समस्या है। दोनों में कई बार स्टूडेंट्स डिफरेंस नहीं बता पाते कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, इफ़ द पेमेंट ऑफ प्रमोटर इज नॉट अकॉर्डिंग टू इट्स अर्निंग कैपेसिटी, द कैपिटल ऑफ कंपनी विल बी वाटर्ड कैपिटल। अगर हमने जो प्रमोटर्स हैं उनकी जो पेमेंट की है वो कंपनी की पेमेंट, कंपनी की जो हम कहें अर्निंग कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंग नहीं की है और ज़्यादा कर दी है, तो वो वाटर्ड कैपिटल की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर हमने एसेट्स जो प्रमोटर्स को ट्रांसफ़र करे थे या किसी और कंपनी को हम सेल कर रहे हैं एबनॉर्मली हाई प्राइसेस पे, तो जो वर्थलेस एसेट्स हैं वो ज़्यादा दिखाई देंगे और जो कंपनी की जो कैपिटल है वो वाटर्ड कैपिटल लगेगी। ये इसमें और ओवर कैपिटलाइजेशन में क्या डिफरेंस है ये हम यहाँ डिस्कस करते हैं, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, कंपनी बहुत लंबे टाइम से सक्सेसफुली रन कर रही है लेकिन वो फेयर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो नहीं कमा पा रही है। फेयर रेट ऑफ रिटर्न नहीं कमा पा रही है, तो इस वजह से ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन वहाँ पे डिस्कस होती है, वहाँ पे अराइज होती है। फेयर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो एक डिफरेंट चीज़ है, और जब आप उसके जो एसेट्स आपने खरीदे हैं उनकी रियलाइजेबल वैल्यू को उतना नहीं निकाल पा रहे हैं जितनी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दी है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने लिख दी है वो ज़्यादा लिखी है और उनकी रियलाइजेबल वैल्यू कम है, उस डिफरेंस को वाटर्ड कैपिटल कहते हैं। ये ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है और उसका एक कारण हो सकता है, लेकिन हमेशा यही नहीं होता है और इसी को ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं कहते हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन और भी बहुत सारे रीज़न से हो सकता है, और मेन ये रीज़न जब दिखाता है जब आप लगातार कुछ एक सालों से सक्सेसफुली आप बिज़नेस रन करें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपके रेट ऑफ रिटर्न उतने आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं जितने नॉर्मल उसी इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज दिखाई कर पा रही हैं, तो उस सिचुएशन को हम ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो ये डिफरेंस आपको मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। वाटर्ड कैपिटल क्या है कि जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो किसके अकॉर्डिंग नहीं है, एसेट्स की जो बुक वैल्यू है उसके बराबर नहीं है। बुक वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और रियलाइजेबल वैल्यू कम है, तो जो दोनों का डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम वाटर्ड कैपिटल बोलते हैं। और ओवर कैपिटलाइजेशन जो है वो क्या है कि फेयर रेट ऑफ रिटर्न नहीं कमा पा रही है फर्म। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, और वाटर्ड कैपिटल हमेशा ही एक रीज़न होती है ओवर कैपिटलाइजेशन का। ये सिर्फ एक रीज़न होती है और ये एक ब्रॉड टर्म है। ये इसके काफ़ी सारे रीजंस में से ये सिर्फ एक रीज़न है जो वाटर्ड कैपिटल है। तो ये
वाटर्ड कैपिटल और ओवर कैपिटलाइजेशन के बीच में डिफरेंस था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन। थ्योरीज़ ऑफ कैपिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन की दो थ्योरी डिस्कस करी हुई हैं, कॉस्ट थ्योरी और अर्निंग्स थ्योरी। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, कॉस्ट थ्योरी जो है वो सारी की सारी जो टोटल कॉस्ट है जो एसेट्स को ख़रीदने में लगती है उन सारी चीज़ों को ऐड करके फिर कैपिटलाइजेशन की वैल्यू को बताती है। ये एक हम कहें पुरानी थ्योरी है जो ट्रेडिशनल टाइम्स में चलती थी। और अर्निंग्स थ्योरी ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी की करेक्ट अर्निंग्स क्या होंगी उसका एस्टिमेशन लगा के उस हिसाब से जब हम कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो वो अर्निंग थ्योरी होती है। ये मॉडर्न थ्योरी है और ये कॉस्ट थ्योरी से बेटर बताई जाती है हमेशा ही। तो ये हम दोनों डिस्कस करते हैं इन स्लाइड्स में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉस्ट थ्योरी के बारे में। द कैपिटलाइजेशन ऑफ ए कंपनी इज डिटरमाइंड बाय एडिंग द इनिशियल एक्चुअल एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड in setting up a business enterprise as a going concern. It is aggregate of the cost of fixed assets, जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं उन सबको एग्रीगेट करके मतलब उनको टोटल ऐड करके, जैसे प्लांट में आपके कितने लगे, मशीनरी में आपका कितना लगा, बिल्डिंग में आपका कितना पैसा लगा, फर्नीचर को खरीदने में, गुडविल को खरीदने में, इतनी जैसे जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स थे उन सब को खरीदने में आपका कितना पैसा लगा। फिर आपकी जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए या कैश, इन्वेंट्रीज और रिसीवेबल्स के लिए, और उन सबको टोटल आपको प्रमोशन में, ऑर्गेनाइजिंग में, इन सारी चीज़ों में कितना पैसा लगा उन सबको आप ऐड कर लीजिए तो वो टोटल जो है कॉस्ट आ जाएगी और उसको हम फिर कंपनी की कैपिटल मान लेते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे कैपिटलाइजेशन जो है वो मानी जाती है, डिस्कस करी जाती है या कंसीडर करी जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। लेकिन स्टूडेंट ये ट्रेडिशनल थ्योरी, हालांकि ये सिंपल है, बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस में भी अगर आप इसको यूज़ करते हैं, मतलब हम कहें अगर आप इसी मेथड को यूज़ कर रहे हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए ये अप्रोच इजी और रेलेवेंट लगती है। बिज़नेस प्रमोटर्स को भी मतलब सही लगती है इस हिसाब से कि इसको कैलकुलेट करने का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही इजी है। कोई नया प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं उसमें बस सीधा आप कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स ऐड कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी लगने वाली है। तो ये कैपिटलाइजेशन, ये जो प्रिंसिपल है कैपिटलाइजेशन डिटरमाइन करने के लिए न्यू कंपनी के लिए, ये अच्छा माना जाता है। लेकिन इसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स मानी जाती हैं कि ये फॉल्टी और मिसलीडिंग इसको माना जाता है। ये कहा जाता है कि ये थ्योरी जो है कंपनी की जो रियल वैल्यू है फर्म की उसको सही तरीके से नहीं बता पाती। ये इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे तो हेल्पफुल है, लेकिन बाद में जब आप बिज़नेस को रन करने की कोशिश करते हैं और पैसेज ऑफ टाइम के बाद धीरे धीरे जब कंपनी प्रॉफिट्स जो अर्न करने लगती है तो फिर ये अपनी रियल वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। और इस वजह से जो कंपनी की करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, एसेट्स हैं, जो वो हिस्टोरिकल वैल्यू को ही दिखाते रहते हैं और प्रेजेंट वैल्यू पोर्ट्रे नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। तो जो नेचर ऑफ इनिशियल कॉस्ट है वो फिक्स्ड होता है, जबकि जो एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं फ्यूचर के वो उसमें इंडिकेट नहीं करते। तो इसलिए ये थ्योरी अगर हम एग्जिस्टिंग कंपनीज़ जो हैं उनके लिए सही नहीं मानते, अगर नई कंपनी है तो उसके लिए ये सही मानी जाती है। इसके अलावा जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको भी ये थ्योरी ध्यान में नहीं रखती, और कंपनी की जो इरेगुलर इनकम्स हो सकती हैं किन्हीं टाइम में ऐसा हो सकता है कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ना कमा पाए, उस टाइम में भी ये कंपनी की रियल वैल्यू को नहीं पोर्ट्रे कर रही होती। तो अर्निंग इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि रियल वैल्यू ऑफ बिज़नेस जो है वो अर्निंग कैपेसिटी के थ्रू ही बताई जा सकती है। तो इसलिए अर्निंग थ्योरी जो है इसकी इन सारे लिमिटेशंस को देखते हुए अर्निंग थ्योरी जो है वो आगे डेवलप हुई। ये कहा जाता है कि जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो वैल्यू जिस पे वो परचेज़ हुए हैं, बजाय कि वो बताने के लिए वो अर्न कितना कर रहे हैं वो यहाँ पे पोर्ट्रे नहीं किया गया है अच्छे तरीके से, और उसके बेसिस पे लोगों को डिविडेंड नहीं मिला है। तो इसलिए ये एक ट्रैप की तरह ली जाती है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है इसकी लिमिटेशंस की वजह से जो थ्योरी आई वो है अर्निंग्स थ्योरी। तो अर्निंग थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ ए फर्म इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड अर्निंग, कि
The main objective of business is to earn profits and therefore its real value should be based on its earning capacity. ऐसा ना हो कि इसकी जो हम कहें बुक वैल्यू है उसके बेसिस पे हम इसकी वैल्यू बताएं, बजाय कि जो फर्म है वो कितना कमा पा रही है उसके बेसिस पे उसकी कैपिटलाइजेशन करने की बजाय उसकी बुक वैल्यू पे हो तो वो सही नहीं रहेगा। तो अर्निंग जो है बिज़नेस की वो क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए कैपिटलाइजेशन से, और वो किस में हो सकती है, अर्निंग थ्योरी की हेल्प से ही हो सकती है। सो बिज़नेस जो है वो इस तरह की इनकम जो उसको होती है तो इसके बेसिस पे ही वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है। फिर रेट ऑफ रिटर्न इसी के हिसाब से मिल पाता है। डिविडेंड अगर वो डिक्लेयर करता है तो सही तरीके से कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग थ्योरी के हिसाब से ही कर सकता है। तो ये थ्योरी जो है ये क्या कहती है कि अगर कोई बिज़नेस है वो एक बहुत लंबे टाइम से लॉस में जा रहा है तो उसकी जो रियल वैल्यू है वो कॉस्ट के कंपैरिजन में बहुत कम हो सकती है। तो इसलिए कॉस्ट थ्योरी उसको सही तरीके से नहीं पोर्ट्रे कर पाती। और अगर ऐसा है कि एक बिज़नेस बहुत लंबे टाइम से बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहा है तो भी उसकी जो शुरू में उसकी जो वैल्यू थी उससे इस वक्त उसकी वैल्यू काफ़ी हाई हो चुकी है, तो भी कॉस्ट थ्योरी इसको सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर पाती। तो कैपिटलाइजेशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम अर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कैपिटलाइजेशन किसी फर्म का कैसे बता सकते हैं। कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एनुअल अर्निंग इनटू कैपिटलाइजेशन रेट। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एस्टिमेटेड अर्निंग और कैपिटल रेट, ये दोनों चीज़ें हमें डिस्कस करनी है डिटेल में। आप जब इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के आएंगे तो इन दोनों चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करके आएंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेटेड कंपनीज एनुअल अर्निंग्स। तो ये क्या होती हैं स्टूडेंट्स, एक कंपनी को हर साल जो प्रॉफिट होते हैं, अब उन प्रॉफिट में से हमें बहुत सारी चीज़ें जैसे उनको रिजर्व्स में, टैक्सेस में ऐसे पे करना होता है, तो उनको घटा के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं सिर्फ हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप उनका आइडिया लगाना चाह रही हैं कोई कंपनी तो वो कैसे लगा सकती है, जो एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल के हैं वो इसको सही तरीके से क्या पोर्ट्रे कर पाते हैं। तो पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट को अगर हम देखें उससे हमें पता चल पाएगा कि कंपनी कितना कमा पा रही है, तो उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं। अगर कोई नई कंपनी है तो उसके लिए क्या क्या कहा जाता है कि जो कॉस्ट है मटेरियल की, लेबर की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, वो एस्टिमेट करके उसके बेसिस पे वॉल्यूम ऑफ सेल का आइडिया लगा के टोटल डिमांड जो है उस स्टेट में, उस इंडस्ट्री की कितनी है, उस कंट्री की में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उसका आइडिया लगा के उसके बेसिस पे हम इनकम और एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करते हैं। जो भी एक्चुअल इनकम हो सकती है उसमें से एक्सपेंसेस को घटाया जाता है और फिर हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी कितनी एस्टिमेटेड इनकम है। ऐसा हम करते हैं नई कंपनी के बेसिस में, जबकि एग्जिस्टिंग कंपनी जो है उसके पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का रिकॉर्ड आप उठाइए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपनी की एस्टिमेटेड अर्निंग्स कितनी है। अब देखिए स्टूडेंट, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, कैपिटलाइजेशन रेट का, वो भी हमें डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन द कैपिटलाइजेशन रेट, वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की जो बाकी अदर कंपनीज़ हैं वो कितना कमा पा रही हैं, एक तो हमें उससे आइडिया हो जाता है। दूसरा उसके अलावा हम रेट, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न, हमें क्या मिलेगा, इन्वेस्टर्स को जो अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, उस रेट ऑफ रिटर्न की बात करी जा रही है। तो जो रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन है वो कई बार हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जगह भी सिनोनिम की तरह यूज़ करते हैं। तो जो भी हम उसमें कैपिटल यूज़ कर रहे हैं वो हमें कितना रिटर्न देगी, उसके बेसिस पे हम रेट ऑफ डिविडेंड और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो उसका आइडिया लगाते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये एक जैसी सी चीज़ें और सिनोनिमली हम इनको यूज़ करते हैं। प्राइस अर्निंग रेशो भी हम इसको बोलते हैं कि हमारा जो फर्म है वो कितना जो है वो कमा पाएगी, तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो स्टूडेंट ये अर्निंग्स थियरी थी। तो इसके बेसिस पे कुछ एक एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, वो हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं कैसे होंगे। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल की जब हम बात करते हैं तो ये न्यूमेरिकल हैं, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है यहाँ पे, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, द एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम ऑफ ए लिमिटेड कंपनी इज़ 5 लाख रुपीज़, सिमिलर कंपनीज आर अर्निंग 12% ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड,
फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अर्निंग दी हुई है किसी कंपनी की, वो 5 लाख रुपीज़ है। अब आपको ये देखना, उसकी कैपिटलाइजेशन का पता लगाना है, तो आपको ये बता रखा है कि वैसी ही जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने उतनी ही कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है और उसी सेक्टर की कंपनीज़ हैं, वो 12% रेट से वहाँ पे रिटर्न कमा रही हैं, तो हमें जो वो कंपनी है उसकी कैपिटलाइजेशन का पता करना है। तो अगर 12% प्राइस अर्निंग रेशो है तो इसका मतलब 12% का मतलब है जब 100 रुपीज़ इन्वेस्टेड हैं तो 12 रुपीज़ कंपनी कमा के दे रही है। तो कितने टाइम्स वो कमा रही है, 100/12 हम करें, ये यहाँ पे किया हुआ है, तो वो 25/3 टाइम्स जो है वो कमा रही है। तो 5 लाख रुपीज़ अगर वो कमा रही है तो उसकी कैपिटलाइजेशन कितनी होगी, 5 लाख इंटू 25/3, तो ये उसकी टोटल कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। चांसेस हैं कभी कोई छोटे क्वेश्चन की जगह ये 5 नंबर में अपीयर हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, एक्सपेक्टेड एनुअल अर्निंग ऑफ फिलिप्स एंटरप्राइजेज ₹2 लाख। 2 लाख रुपए जो है एक्सपेक्टेड एनुअल अर्निंग इनकम है। कैपिटलाइजेशन जो है कंपनी का, वो सिमिलर कंपनीज़ का हमें ये बताना है 10% के हिसाब से अगर है और 15%, दोनों सिचुएशंस दे रखी है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनीज इफ रेट ऑफ रिटर्न इज़, अगर वैसी ही सेम कंपनीज़ का 10% है और 15%, दोनों सिचुएशन में हमें बताना है। अगर 10% है तो वही हम 100/10 कर लेंगे, ये 10 टाइम्स हो जाएगा, और फिर 2 लाख को 10 टाइम्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 20 लाख रुपीज़। ऐसे ही जब 15% है तो हम 100/10 की बजाय क्या करेंगे, 100/15। तो ये हमारा 100/15 को हम फिर तोड़ने की बजाय डायरेक्ट हम गुना कर सकते हैं 2 लाख से, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है हमारा यहाँ पे, इस न्यूमेरिकल में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये एक बैलेंस शीट दी हुई है केमिकल्स कंपनी लिमिटेड की। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल जो है वो 1,50,000 है, और इन्होंने बताया है कि 15,000 ऑर्डिनरी शेयर्स 10 रुपीज़ ईच है, 10 रुपीज़ ईच के शेयर्स हैं। रिजर्व्स और सरप्लसेस जो हैं 75,000 हैं, और लायबिलिटीज़ जो हैं वो 45,000 हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम बुक वैल्यू ऑफ शेयर निकालते हैं तो हमें जो शेयर कैपिटल है उसमें रिजर्व्स और सरप्लसेस ऐड करके फिर हम बुक वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे जो पार वैल्यू है शेयर्स की वो 100 पर शेयर है, लेकिन बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो 1,50,000 प्लस 75,000/15,000 अगर हम करेंगे तो 1,50,000 प्लस 75,000 हमारा बनेगा 2,25,000, और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 15,000 से, तो वो हमारा बन जाएगा 15, यानी कि पर शेयर जो इसकी वैल्यू है वो 15,000 रुपीज़ है। अब 15 रुपीज़ है, मतलब शेयर की वैल्यू 15 रुपीज़ है। इसमें देखिए अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि शेयर की मार्केट वैल्यू कभी 13 रुपये रहती है इसी पीरियड के बीच में, जब कि ये बैलेंस शीट दी हुई है, तो कभी 15 रुपये रही है। तो हम दोनों का अगर एवरेज यहाँ पे देखेंगे 13 + 15/2, ये 15/2 लिख रखा है, ये गलत है, ये दोनों को प्लस करके दोनों के अपॉन में 2 आएगा, तो मतलब दोनों का एवरेज निकाला है। तो 13 + 15 कितना हुआ, 28, 28/2 कितना हुआ, 14 रुपीज़। तो ये देखिए आप यहाँ पे 14 पर शेयर आ रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर 18,000 रुपये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न उनका रहा है और 12% कैपिटलाइजेशन रेट है, तो 12% अगर कैपिटलाइजेशन रेट है तो 100/12 करेंगे हम। 100/12 करने से हमारा क्या आएगा, 25/3 टाइम्स जो है हमें कैपिटलाइजेशन हमारा आया है। तो 18,000 यहाँ पे ये रहा 18,000 यहाँ पे अर्निंग दी हुई है। तो अगर हम निकालने लगे कैपिटलाइजेशन कितना होगा, 18,000 इंटू 25/3, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन पर शेयर अगर हम निकालें, टोटल शेयर 15,000 है तो अपॉन में 15,000 कर देंगे, तो वो हमारा क्या आया है,
10 रुपीज़ पर शेयर। तो अब देखिए यहाँ पे 10 रुपीज़ पर शेयर हमारी रियल वैल्यू आई है शेयर की, और वैसे जो हमने ये बुक वैल्यू निकाली थी ये 15 पर शेयर थी। तो इसका मतलब कंपनी जो है ओवर कैपिटलाइज है। अगर यही हमारी जो अर्निंग्स 18,000 की बजाय 27,000 होती, ये देखिए यहाँ पे कर रखा है 27,000 होती सेम सिचुएशन में, तो हमारा जो रेट आना था वो क्या आना था 15 पर शेयर। तो अब देखिए 15 ही हमारी बुक वैल्यू थी और 15 ही हमारी रियल वैल्यू है ऐसी सिचुएशन में जब 27,000 है। तो ऐसी सिचुएशन में जब अर्निंग 27,000 हो जाती है तो यही कैपिटलाइजेशन हमें फेयर लगेगी ओवर की बजाय, तो ये फिर फेयर कैपिटलाइजेशन हो जाती है। अब देखिए अगर हम ऐसा करें कि 27,000 रुपीज़ हमारी अर्निंग्स है और अगर हम ये कहें कैपिटलाइजेशन रेट हम बढ़ा के ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा, ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट 15%। एक मिनट, ये अगर हम कैपिटलाइजेशन रेट पहले 12% था, अर्निंग 27,000 ही रखे और उसको 15% दिखा दें, तो ये 15% जो है 27,000 अर्निंग्स को कब जस्टिफाई कर रहा था, जब हमारी जो कैपिटलाइजेशन था 12% था। लेकिन अगर 27,000 के साथ साथ हम कैपिटलाइजेशन भी 15 कर दें तो ये फिर से ओवर कैपिटलाइज हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटलाइज्ड जो कैपिटलाइजेशन है वो ओवर कैपिटलाइजेशन कब दिखती हैं, जब अर्निंग्स जो हैं वो कैपिटल के उसमें कम हो जाती है कंपैरिजन में, तो वो ओवर कैपिटलाइज दिखाई देती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा 5th एग्जाम्पल है, एक अ फर्म हैज़ अर्नड 3 लाख प्रॉफिट्स आफ्टर पेइंग ऑल ऑपरेटेड एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट एंड लोन्स। द टोटल अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल इज 27 lakhs. Investors expect 12% return on their invested share because other similar firms are earning 12% on equity share capital. Is the firm overcapitalized, fairly capitalized? Comment. ये जो फर्म है 3 लाख रुपीज़ इसका प्रॉफिट हो रहे हैं सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, इंटरेस्ट ऑन लोन सब कुछ ये पे करने के बाद। जो इसकी टोटल अमाउंट है वो 27 लैक्स है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब 12% के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 12% रिटर्न तो उसके ऊपर उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस हिसाब से हमें ये बताना है कि क्या ये जो फर्म है ये हमारी ओवर कैपिटलाइज्ड है या फिर हम कहें फेयर कैपिटलाइज्ड है। तो इसका देखते हैं हम जो सोल्यूशन है नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए फेयर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% कहा गया है, जबकि हमें कितना हो रहा है 3 लैक्स हो रहा है। तो हम अगर इस हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न निकालें 3 लाख हमें हो रहा है 27 लाख के ऊपर, 3/27 इंटू 100 करेंगे तो ये 11.11% है, जबकि फेयर 12% है। तो दोनों में 0.9% का डिफरेंस है। ये पॉइंट अगर हम 12% के हिसाब से करते तो कितना होता 3 लाख, यहाँ पे लिखेंगे हम अपॉन 12 इंटू 100, तो वो हमारा फिर कितना बनेगा 25 लाख। ठीक है, ये यहाँ पे निकाल रखा है 25 लाख। तो देखिए स्टूडेंट 25 लाख होना चाहिए कैपिटल हमारी किसके हिसाब से, अगर वो 3 लाख रुपीज़ हमें रिटर्न दे रही है 12% के हिसाब से, क्योंकि 12% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, बाकी सभी फर्म्स भी वही दे रही हैं। तो 25 लाख होना चाहिए, जबकि हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है 27 लाख। तो हमारी कितनी ओवर कैपिटलाइज है 27 माइनस 25, 2 लाख जो वो है हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन है। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये जो इसका ओवर कैपिटलाइजेशन का और कैपिटलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत बड़े न्यूमेरिकल नहीं हैं, ये आपके ज़्यादा मार्क्स में नहीं आ सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स में आ सकता है, या फिर जो बड़े क्वेश्चन है उसका हाफ पोर्शन में ये चांसेस हैं आने के, हाफ पोर्शन में, बाकी आएगा नहीं क्योंकि ये छोटा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।